हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत के अंतर्गत कुछ मूलभूत गणितीय अवधारणाओं को, कुछ मैथमेटिकल टूल्स को। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिक्स के लिए, क्योंकि हम फिजिक्स के जब कॉन्सेप्ट को समझने जाते हैं तब दिक्कत ये मैथमेटिकल टूल्स कर रहे होते हैं। हमें समझना कॉन्सेप्ट है, हमें कैलकुलेशंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो भाई अगर हमारा पूरा ध्यान बिल्कुल फोकस्ड होना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो फिर एक कैलकुलेशन वाले पोर्शन को पहले ही दुरुस्त करना होगा। स्पेशली जब मैं बात करता हूं नीट अपीयरेंस की, तो भाई उनके साथ में बहुत सारे इन एस्पिरेंट्स के साथ में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू होती है। कैसी दिक्कतें? तो भाई ये सोचते हैं कि हमने तो मैथ्स छोड़ दिया था, अब थोड़ी आने वाला है मैथ्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ्स ने आपका पीछा कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बायोलॉजी के लिए हो या फिर आप मैथमेटिक्स के लिए हो। हमारी साइंस की लैंग्वेज ही है मैथमेटिक्स, तो मैथ्स ने कभी पीछा नहीं छोड़ना। जब नहीं छोड़ना तो भैया हम उससे दूर तो भाग नहीं सकते। जब नहीं भाग सकते तो क्या करें? तो सिंपली फॉलो करें मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैप्टर को। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत, जिसमें हमने सभी मूलभूत गणितीय अवधारणाओं को देखा है, मतलब सारे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को देखे, जो कि हमें यूज होने वाले हमारे आगे आने वाले वर्षों, क्लास 11th में भी क्लास 12th में भी, दोनों ही वर्षों में। मतलब कुल मिला के हमारे फिजिक्स में जितने भी आने वाले हैं फॉर्मूलेस, जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वो सब कुछ पहले ही खत्म कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे पास इस सेशन में अवकलन, जी हां, डिफरेंशिएशन की हम बात करने जा रहे हैं। यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन को प्रोसीड किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स है, कोई रूल है क्या, कोई लॉ है क्या, क्या है ये सब कुछ। आइए जरा हम शुरू करें अवकलन और समझें। तो अवकलन जो डिफरेंशिएशन है, इसके दो मीनिंग, एक कौन सा भाई? ज्योमेट्रिकल, और एक हम करेंगे उसका रियलिस्टिक, मतलब जो हमारा भौतिक अर्थ है। क्या मतलब है, क्यों करते हैं ये डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन का सिंपली मतलब मैं आपको समझाऊं तो इसको आप समझेंगे, ये होता है रेट ऑफ चेंज, ये होता है परिवर्तन की दर। अब किसी भी चीज में जब आपको लंबी चीजों के लिए चाहिए, कैसा मैं कहना चाह रहा हूं, आपको एक सैंपल दिखाता है कोई, और उस सैंपल के साथ में आपको उसको बताता है कि इसका ये रेट होने वाला है। सपोज अगर अपन गेहूं खरीद रहे हैं, तो भाई गेहूं के लिए एक सैंपल आएगा, छोटा सा पुड़िया पैकेट, और उसके साथ में हमको क्या बताया जाएगा भाई कि ये इस रेट से मिलेगा, मतलब इतने रुपए क्विंटल चलेगा, सपोज 2500 रुपए प्रति क्विंटल। ये क्या है? रेट है, ये दर है। अब गेहूं इतना सा दिखा है, यही तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या भाई? आपको 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, 1 क्विंटल मिलेगा, 2 क्विंटल चाहिए, 2 मिलेगा, 1.5 चाहिए, 2.5 चाहिए, व्हाटएवर द फिगर जो आपको चाहिए वो मिलेगा। लेकिन मुझे इंटरेस्ट किसमें? रेट तो पता चले। तो रेट एक स्टैंडर्ड है, कि स्पेसिफिक के लिए बात हो जाएगी। अब आप उसमें क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको उस रेट के अकॉर्डिंगली वैल्यूज मिलती शुरू हो जाएगी। यही बेसिकली मतलब है कि इसका भाई फिजिकल मीनिंग अगर मैं कहूं तो यही है फिजिकल मीनिंग हमारे डिफरेंशिएशन का। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्रिकली, तो ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट भी क्या होता है? वो भी रेट ऑफ चेंज होता है, प्रवणता है, एक ढाल है, ऐसा समझ सकते हैं। अगर कोई वक्र है, कोई कर्व है, उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, जो स्पर्श रेखा ड्रॉ होगी, वो है भाई हमारा ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और छोटी सी बात मैं करता चलूं तो आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए कि कहीं पर अगर होल अवेलेबल है, उसमें से एक छोटा सा सैंपल बाहर निकालना कहलाता है डिफरेंशिएशन, और उसी दर से फिर टोटल को आइडेंटिफाई कर पाना, इसको ही कहते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है योग, जोड़ना, इसी का भाई है। यह अवकलन है, वो समाकलन होगा। यह डिफरेंशिएशन है, वो इंटीग्रेशन होगा। क्या है दोनों में? तो जैसे अगर मैं आपको एक और नया एग्जांपल की तरफ लेके चलूं, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मुझे कराना है पेंट एक इतनी बड़ी दीवार को। तो पेंटर क्या करेगा भाई
क्या ये पूरी दीवार पेंट करने के बाद बैठ जाएगा बोले हाँ भाई अब इतने रुपए खर्च हो गए, लाओ साहब दे दो, इतने रुपए खर्च हो गए? ऐसा होगा? ऑब्वियसली नॉट। हम सबसे पहले उससे डिस्कस करते हैं, भाई रेट बताओ, क्या रेट से करोगे आप? तो पेंटर ने क्या किया, उसने एक इतना छोटा सा बॉक्स बनाया। अब ये बॉक्स कितना भाई, तो एक कोई डायमेंशन उसने बनाई। सपोज उसने कहा कि ये 1 मीटर बाय 1 मीटर या 1 फीट बाय 1 फीट। अगर ये 1 फुट बाय 1 फुट है तो उसने इसको पेंट किया। किसको? 1 फुट बाय 1 फुट के एरिया को उसने पेंट कर दिया। ये हो गई पेंटिंग। अब 1 फुट बाय 1 फुट के एरिया को पेंट करने में जितने का एक्सपेंस आया होगा वही उसका दर हो गया। सपोज इसको पूरे को पेंट करने में उसको 5 रुपए का खर्चा है, तो 5 रुपए पर स्क्वायर फिट। क्या कह दिया उसने? 5 रुपए पर स्क्वायर फिट। मतलब इससे क्या समझ में आ गया भाई कि 1 स्क्वायर फीट अगर मैं कराऊंगा पेंट तो मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस होल में से ये जो सैंपल निकाला था, अगर ये पूरा सरफेस एस है तो इतने छोटे से सरफेस को हम कह लेते हैं डीएस। हम क्या कहते हैं उसको? डीएस। डीएस मतलब एक छोटा सा सरफेस। कुल में से एक छोटा सा सैंपल निकालना ही है हमारा डिफरेंशिएशन, लेकिन अब उसको तब्दील करना है किसमें? रेट में। तो कैसे करेंगे आइए जरा समझते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स जो है वो एक वाई को शो करे। एफ ऑफ एक्स मतलब फलन, किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म। फलन कैसा भाई? तो मैं जैसे सपोज कह लेता हूं एक्स प्लस 7, ये एक फलन है। ये एक्स की वैल्यू को वेरिएट करूंगा तो मुझे यहां वाई का मान बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या है भाई? एक्स प्लस 7। अब यही एफ ऑफ एक्स एक फलन की अगर हम देखें तो हमने एक पूरे सेशन में कवर किया हुआ भी फलन, ठीक है? आप उस पर जरूर जाएं, उसको जरूर समझें। हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सपोज अगर एफ ऑफ जेड है तो ये जेड प्लस 7 लिख सकते हैं। ये सेम चीज है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस बदलाव हो गया यहां वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर वेरिएबल, कोई चेंजेस नहीं आता। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, कोई बदलाव नहीं आएगा मुझे फंक्शन में, ठीक है? तो आइए चलिए हम बात करें। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहां पर x के टर्म्स में पूरा फलन चलने वाला, मतलब ये एक फलन है। फलन का मतलब है जो भी फिजिकल ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने को ही फलन कहते हैं। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो कि हर बार 7 जोड़ के दे, तो उसका फलन हो गया x प्लस 7, ठीक है? तो कुछ भी फिजिकली जो चल रहा है उसका मैथमेटिकल लिखना, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना ही कहलाता है फलन। इस कंडीशन में dy अपॉन dx, अभी जैसे मैंने समझाया एग्जांपल, ये y है। y कौन है? f ऑफ x है। y कौन है? तो y है भाई, f ऑफ x रख लेता हूं, x प्लस 7 जो लिया था इसी को। तो dy क्या है भाई? तो dy अपॉन dx। इसमें बदलाव, किस में बदलाव? इस x में बदलाव। तो ये हो जाता है हमारा df ऑफ x अपॉन dx। इसी चीज को हम लिख सकते हैं dx प्लस 7 अपॉन dx। यहां पर सिंपली समझने की बात सिर्फ यह है कि जो यहां टर्म आना है d अपॉन dx, और यहां पर एक टर्म आएगी जो इसको हम कहेंगे भाई फंक्शन f ऑफ x। तो मुझे बस इतनी सी बात समझनी होती है यहां पर कि इसको कहते हैं हम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मुझे यहां बहुत कुछ मिल सकता, हो सकता है f ऑफ x मिल रहा है, यहां पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी सपोज d अपॉन dx, यहां पर मुझे मिल जाए, मुझे मिल सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। भाई ये f ऑफ x है। अच्छा ये y नहीं लिखता हूं, चलिए नहीं तो y में कंफ्यूजन आ सके, मैं z लिख देता हूं, ये z कर दिया। तो भाई मुझे समझ में आ रहा है जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर एक और चीज दिख रही है z। तो ये z भी क्या वेरिएबल है क्या? तो नहीं, ये z इसके लिए कांस्टेंट है। क्यों है भैया कांस्टेंट? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो डेफिनेशन कह रहा है वो है x। तो यहां जो x है इसमें बदलाव होंगे, इसके रेट पता चलेंगे, z में कुछ नहीं, z कांस्टेंट, ठीक है? अगर यहीं पर इसी फंक्शन के लिए ऐसा लिखा होता d ऑफ dz एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, देन ये पूरा कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ किसमें चाहिए? z में, ठीक है?
कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप जब इसके बदलाव की बात करेंगे तब, कि सपोज एक रूम है, ठीक है, और यहां पर एक स्टोर कीपर बैठा हुआ है, बढ़िया कुर्सी लगा के आराम से आराम फरमा रहा है। और यहां पर क्या है भाई, तो बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स रखे, एक टोकरी में बनाना, एक में भैया एप्पल, आपको जो जो पसंद हो, चलिए हम तो मैंगो है ना, एक में अपने को रखा हुआ है ग्रेप्स, ठीक है, स्टोर कीपर बैठा है। अब बदलाव को समझा रहा हूं मैं, ये बदलाव कैसे चलेंगे। ये पूरे स्टोर में सब कुछ है, BAMG, लेकिन यहां से कोई आया और इसने कहा कि भाई मैं लेकर के आया हूं एप्पल, ये रख लीजिए, मतलब एक डिलीवर किया, ये स्टोर कीपर को दिया क्या, एप्पल, तो ये एप्पल को लेगा और ये एप्पल वाली टोकरी में ले जाकर के ऐड कर देगा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस में, एडिशन किस में चलेगा, सिर्फ एप्पल वाली टोकरी में ना। बनाना को, मैंगो को, ग्रेप्स को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। सिमिलरली अगर इस स्टोर कीपर से एक एम्प्लॉय आया और उसने कहा कि भाई मुझे आप बनाना दे दीजिए, तो इसने कुछ पार्ट बनाना दे दिए, तो फिर बचे कमी किस में आएगी, सिर्फ बनाना में ना, M और G अभी भी कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं। ये बताएगा कौन किस में बदलाव करनी है, तो ये बताएगा ये डेफिनेशन, यहां लिखा टर्म, अगर Z है तो Z में बदलाव, X है तो X में बदलाव, और DX, ये जो DY लिखा हुआ है मतलब क्या, एक छोटा सा, और रेट बहुत ही कम सी वैल्यू, ठीक है। अर्थात मैं अगर इसमें और थोड़ी सी बात करूं तो ये जो dy/dx जिसके हम कह रहे हैं रेट, ये एक वक्र पर स्थित कोई बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को दर्शाता है। अगर कोई एक वक्र है, अगर मैं इसको हटाऊं, मैं ऐसा लिखूं, ज्योमेट्रिक मीन लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो लाइंस आ रही है, इस लाइन को बताता है ये dy/dx। ये जो स्लोप है, इस स्लोप की प्रवणता को बताता है, इसको ढाल को इसके बताता है भाई, इसके स्लोप को बताता है, इसके प्रवणता को बताता है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करते थे, प्रवणता m की बात करते थे, tan थीटा की बात करते थे, उसी तरीके से ये tan थीटा की अगर मैं सिंपली चलूं थोड़ा सा डिस्कस करने, तो जैसे हमें ये ज्ञात है कि भाई tan थीटा नॉर्मली, tan थीटा अगर एक लाइन है, इसके लिए अगर स्लोप की बात करते हैं तो ये tan थीटा क्या होती थी, ये प्रवणता होता था, ये ढाल होता था, ठीक है। और ये हमें सदैव किस तरीके से मिलता होता, तो ये बदलाव ही तो है, ये रेट ऑफ चेंज ही तो है। आइए देखिए, जैसे सपोज यहां पे मैंने कह दिया ये वैल्यू है मेरी x2, ये मेरी वैल्यू है x1, यहां पर ये दो बदलाव और क्या, तो ये y एक्सिस है तो ये y2 और ये हो जाएगा मेरा y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y1। अब अगर मुझे स्लोप चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मुझे थीटा चाहिए, तो tan थीटा किसमें, तो ट्रायंगल ABC, आप कहेंगे ABC है ही नहीं, भैया है, देखिए तो ये रहा ABC, मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, तो tan थीटा इसमें एंगल कैसे मिलेगा, तो ये मिलेगा ना AC/BC, AC/BC। अच्छा, AC की अगर मैं बात करूं तो AC क्या है, यहां से यहां तक की ये पूरी लाइन जो है ये y2, और यहां से यहां तक की जो लाइन है वो है y1, तो ये बची हुई लाइन इतनी दूर की क्या हो जाएगी, पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दो, तो मैं AC को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1। उसी तरीके से यहां तक की ये पूरी लाइन जो है, सॉरी ज्यादा ही लंबा हो गया भाई, यहीं तक ये है मेरा x2, इसमें से मैं इतने को माइनस कर दे रहा हूं, किसको भाई, x1 को, तो ये बची हुई लाइन क्या हो जाएगी, तो x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। अब अगर मुझे बहुत ज्यादा शुद्ध चाहिए, मैं इसी चीज को चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल y/del x। मैं इसी चीज को लिख सकता हूं, लिमिट del x टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 del y/del x। इसका तात्पर्य अगर यहां से यहां तक देखें तो यही वो स्लोप है, यही वो ढाल है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, ये भी दर है, ये भी दर है, ये भी दर है, सभी दर है। लेकिन यहां पर मुझे लिमिट del x टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, इसी चीज को लिखता हूं मैं dy/dx। यही जो चीज है ये पूरी यही है dy/dx। इसको समझना थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। सपोज मैं अगर एक फिजिकल टर्म को इस पर रख लूं तो थोड़ा सा और आसान हो जाए। अगर मैं इसको एक फिजिकल टर्म इंट्रोड्यूस करूं तो मैं इन दोनों एक्सिस को ड्रॉ करता हूं एंड
ये दोनों एक्सिस कैसे मिलेंगे? ये हो गया, एंड यहां पर एक ग्राफ ले चलना है। मैं एक स्ट्रेट लाइन, सपोज ये एक लाइन बन गई। अब मैं इस पे बात कर लेता हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं इसके लिए कि अगर मुझे एररलेस चाहिए, मैं यहीं से ओरिजिन से उठाता हूं ताकि एरर्स कम बनेंगे। अगर मुझे यहां पे चाहिए कि यहां पर एक्स एक्सिस जो है ये बता रहा है मेरे टाइम को, ये जो एक्स एक्सिस है किसको बता रहा है भाई? टाइम को। और ये वाई एक्सिस जो है ये बता रहा है मेरे वेलोसिटी को, ठीक है। आई थिंक ये जो वेग को और ये बता रहा है मुझे समय को। तो यहां पर जो मुझे ढाल मिलने वाला है, जो ये एम जो स्लोप मिलेगा, अगर इसी तरीके से मैं प्लॉट कर लूं जैसा पीछे में प्लॉट किया है मैंने एक जनरल टर्म के लिए, तो अगर यहां पे 2 पॉइंट्स ए और बी मैंने मार्क की है तो इसके लिए ये बनेगा, और इधर में बना है तो ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। अगर इन्हें देखें तो मैं इनको डॉट डॉट कर देता हूं क्योंकि ये एक्चुअल पार्ट तो है नहीं, ये तो यहां से लंब डाला हुआ है जहां पे मैं वैल्यूज नोट डाउन कर लूंगा। तो मैं यहां पे अगर वैल्यूज लिखूं तो ये मुझे मिल जाएगा T1 एंड दिस इज T2। उसी तरीके से ये मुझे क्या मिलेगा भाई? तो ये मुझे मिलेगा V1 और ये मिलेगा मुझे V2। इसके लिए सिमिलरली लिखें M, यहां पर मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं, यहां पर मैं थीटा निकालूं तो M इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिल जाएगा भाई? तो ये y2 माइनस y1 मतलब v2 माइनस v1 अपॉन में यहां पर मिल जाएगा T2 माइनस T1। मैं इसी सेम चीज को लिखना चाहता हूं कि भाई मुझे जो यहां पे मिल रहा है ये क्या है? ये त्वरण है। कैसे पता लगा? वेग बटा में समय आ रहा है ना, तो वेग बटा में समय जो होता है ये त्वरण होता है। ये होता है क्या? त्वरण। और जो त्वरण होता है, जो एक्सीलरेशन जो होता है, ये एक्सीलरेशन अल्टीमेटली क्या होता है भाई? तो ये एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए दर आ रहा है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर मुझे चाहिए कि इस एक्सीलरेशन में गलतियां कम हो तो एक छोटा सा सैंपल लूंगा। ये पूरा जो दिख रहा है इतना नीचे, मुझे एक छोटा सा सैंपल। तो छोटा सा सैंपल मतलब क्या? तो मैंने कह दिया लिमिट टी, इसको एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, फिर लिखता हूं। इसको कह देता हूं मैं डेल V2। डेल V2 का मतलब क्या होता है? तो एक छोटा सा परिवर्तन वेग में, डेल जगह ये त्रिभुज जिसको डेल पढ़ते हैं, ये क्या? छोटा सा परिवर्तन वेग में अपॉन में छोटा सा परिवर्तन समय में। और अगर मैं इसको लिखूं तो इसी चीज में मुझे बहुत कम एरर चाहिए, बहुत कम एरर, तो मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत छोटे समय पे निकाल लेता हूं। जितना छोटा सैंपल रहेगा उतने कम चांसेस होंगे गलतियां होने। तो मैं इसी चीज को लिखता हूं लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 डेल वी अपॉन डेल टी। अर्थात क्या? टाइम को बिल्कुल 0 ले लीजिए, तो अगर मैं 0 लूंगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा चाहिए क्या? नहीं, टाइम बिल्कुल मिनिमम ले लीजिए, इसका ये मतलब होता है। ये LIM जो लिखा है अल्टीमेट लिमिट है, लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 मतलब मिनिमम टाइम लीजिए तो वेलोसिटी आपको बिल्कुल शुद्ध मिलने वाली है। इसी बात को लिख लेता हूं मैं dv अपॉन dt। और ये dv अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट करता है? यही करता है एक्सीलरेशन को। ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसके कारण मैं इसको पढ़ रहा हूं, क्योंकि 9th क्लास में तो आपने इतनी सी बात पढ़ी थी। अब उसके आगे की बात कर रहे हैं तो भाई अब ये देखिए कैसे परिवर्तन हो गया dv अपॉन dt। इसको हम कह रहे हैं एक्सीलरेशन। कैसे बना भाई? तो लिमिट डेल टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0 डेल v अपॉन डेल टी। आई होप अब आपको क्लियर है कि डिफरेंशिएशन कहां से आया। ये भी तो रेट ऑफ चेंज ही है ना, वेलोसिटी बदल रही है समय के रिस्पेक्ट में। तो मतलब यहां से इसके भौतिक मीन और इसका जो हमें यहां पर जो स्लोप जिसकी बात कर रहे थे हम, ज्यामितीय मीन, इन दोनों की बात समझ में आ गई क्योंकि हमने यहां पर ये सब स्लोप ही निकाले। ठीक, तो भौतिक मतलब d अपॉन dx से तात्पर्य है कि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है, x के सापेक्ष अवकलज। ये जो अवकलज है, जो ये डिफरेंशिएशन है, ये क्या है भाई? ये परिवर्तन की दर है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जो मैंने यहां पे सिखाया था कि उसमें बदलना है, जिसको डिफाइन करेंगे। अगर बनाना बोला था तो बनाना में, एप्पल बोला तो एप्पल में। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। अब जरा डिस्कस करते हैं कुछ मानक फलनों के अवकलन गुणांक। मतलब कुछ ऐसे मानक फलन हैं जिनको आप ऐसा समझ सकते हैं भाई इनको याद रखना पड़ेगा, इनको हमको बार बार यूज करना होगा।
तो कैसे करते हैं भाई, तो जरा सीखिए, हम शुरू करते हैं। अगर कहीं डिफरेंशिएशन में जो कि फॉर्मेट क्या है, dy अपॉन dx, मैं यहां पर जो भी टर्म लिखूंगा वो dy मतलब y का टर्म लिखूंगा, अर्थात मैं जो लिखने वाला हूं df ऑफ x अपॉन dx। अगर मैंने इसी को बदलना होता तो मैं क्या कर सकता था, z लिख सकता था, t लिख सकता था। अगर ये t तो ऊपर f ऑफ t, अगर ये z तो ऊपर f ऑफ z, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। तो d यहां पर जो मैं टर्म लिखने वाला हूं, मैं वो लिखने वाला हूं अब y की जगह f ऑफ x की जगह, तो मैं लिखता हूं x टू द पावर n अपॉन dx। यहीं से बात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं पर इसका फॉर्म मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कहता है भैया पावर को नीचे उतारिए और पावर को एक से माइनस कर दीजिए। क्या कहा, जो पावर है उसको नीचे उतारिए और एक से क्या कर देना है, माइनस। जैसे अगर मेरे सामने कहीं पर आया dx क्यूब अपॉन dx, दैट मीन्स व्हाट, पावर को नीचे, तो 3dx की पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स व्हाट, d तो हट ही जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2, मतलब 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर मैं कुछ और टर्म्स की बात कर लूं तो मैं लिखना चाहता हूं dx अपॉन dx। तो बहुत सारे लोगों को सिंपली समझ में आता है, एक काम करें dx से dx काट दीजिए, 1 आ गया। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं चल रहा। ये यहां पर क्या है, कुछ नहीं दिया तो पावर कितना, 1, 1 को नीचे उतारिए, x की पावर में लिखिए 1 माइनस 1, क्योंकि पावर कहता है n माइनस 1, जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1x टू द पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1। किसी के भी पावर में 0 होगा, कितना होगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी आई थिंक। अब 1 के लिए भी निकाल लिया, x टू द पावर 3 के लिए भी निकाल लिया, ठीक है। और अब थोड़ी बहुत बात करें तो यहां पर अगर बात करें किसी d अपॉन dx ऑफ ex, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है, d ऑफ dx किसका, ex, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, e टू द पावर x ही रहता है। एक्सपोनेंशियल्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सेम चलते, कोई बदलाव नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx इज ex। अगर ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ dy e टू द पावर y होता तो वो क्या होता, e टू द पावर y, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं ax e टू द पावर x, मतलब एक फंक्शन है, उसमें क्या क्या, ऊपर की तरफ में एक पावर में भी एक वेरिएबल आ गया, ये एक और इसके पावर में वेरिएबल, तो क्या होता है भाई, इसके लिए होता है a टू द पावर x log e a, ठीक है। सपोज अगर यहां पे मेरे सामने आ गया d ऑफ dx, यहां पर 10 टू द पावर x, दैट मीन्स व्हाट, ये आ जाएगा 10 टू द पावर x log ऑफ बेस e, है ना, यहां पे आ जाएगा ये 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ log, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x log e x, तो log अकेले log का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन x। इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसका जो इनवर्स है वो इंटीग्रेशन है, ठीक है। हम अगले सेशन में इसको भी कवर करेंगे कि भाई इसका इनवर्स जो चलता है वो इंटीग्रेशन चलता है, बट यहां समझिए log ऑफ x, तो ये हो जाता है डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन x। उसी तरीके से अगर बेस में a हो, यहां बेस e था तो कितना आया, बेस e था, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन विद 1 आया, मतलब उसको लिखा ही नहीं 1 अपॉन x। लेकिन अगर बेस में a आ जाए log के साथ, तो यह होता है 1 अपॉन x log a इंटू e, ठीक है। अगर जब बेस में a आ जाएगा तो यहां पे log a चला जाता है बेस में और e एक वैल्यू आती है। ये आई थिंक आपको कवर हो गए, मतलब 5 यहां पर हमने फॉर्म्स देख लिए, और भी बहुत सारे फॉर्म्स है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं हर सेशन में आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप एक शीट लीजिए, उसके अंदर इन फॉर्मूलेस को नोट डाउन कीजिए और चिपकाइए भाई अपने स्टडी टेबल के आसपास। ये जरूर लगता है कि यार ये पुरानी ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी है, पुराना हो चुका, ऐसा करने से क्या ही फायदा। तो ऐसा करने सिर्फ इतना फायदा कि आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा देख के लिख लेंगे। ऐसा क्या, नहीं भाई, हर बार देख के लिखने से वो होगा क्या कि थोड़े ही दिनों बाद वो याद हो जाएगा, अगली बार देख के लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जरूर चिपकाइए, उससे ये बेनिफिट होने वाला है। या फिर एक हैंडबुक बनाइए, है ना, एक छोटा सा नोटबुक जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी हो, जिसको हम कैरी कर सके,
क्योंकि ये एक दिन बैठ करके याद होने वाली चीजें नहीं है, ये याद करने वाली ही चीज नहीं है, इसको तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाला है। यूज होते रहेंगे याद रहेंगे, यूज नहीं होंगे याद नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आप स्क्रीनशॉट रख चुके होंगे। मैं बढ़ता हूं अगले कुछ और फॉर्मेट्स पे, मतलब कुछ और फॉर्मूलेस की बात करें तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होती है, जिनमें साइन कॉस और टैन, ये तो तीन बेसिकली। देखिए साइन का कॉस एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। इसको ध्यान में रखेंगे। हम जब डिस्कस कर रहे थे हमारे फॉर्मुलेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, जिसके अंदर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखा, मल्टीप्लिकेशन को देखा, वहां पर भी हमने समझा था जब जब कॉस का फॉर्मूला आया था ना, उसने ट्विस्ट किया था, और वो ट्विस्ट क्या देता था, वो नेगेटिव साइन के साथ ट्विस्ट देता था। ठीक है, हमने जितने फॉर्मूले किए सब में कॉस ने कुछ ना कुछ किया, यहां भी कॉस ने किया। क्या किया, तो यहां पर कॉस ने किया सिंपली कि भाई कॉस एक्स का जो फॉर्मूला मतलब डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन से कॉस आते हैं ये कोई दिक्कत नहीं, साइन से कॉस आते हैं बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन कॉस से साइन आते हैं तो माइनस ऑफ साइन एक्स। इसी तरीके से अगर टैन की बात करें तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट की बात करेंगे तो ये माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट की बात करेंगे तो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर सिंपली सेक एक्स की बात करें तो ये सेक इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से और आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो कॉसेक एक्स के लिए क्या होगा, तो कॉसेक एक्स होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले हैं उनकी बात करें तो भाई साइन कॉस टैन रख लीजिए, साइन कॉस टैन के जरिए मैक्सिमम काम हो जाता है। ठीक है, इतना तरीके से, मतलब बार बार रिपीटेशन में वैसे तो याद हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वही यूज होने वाला है। अब अगर बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहीं पर कॉस इनवर्स एक्स, तो इसमें बस माइनस साइन पकड़ा दीजिए, -1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे जो चीजें चल रही हैं इसमें अंडर रूट है। ठीक है, कब के लिए, तो ध्यान में रखेंगे ये जो x है ये वो -1 से बड़ा और +1 से छोटा होना चाहिए। -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा तभी ये वैलिड है। यहां पर भी ये -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा तभी वैलिड है। इसका कारण क्या है, तो साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की अगर वैल्यू करें तो -1 से +1 तक में ही चलती है। तो इनवर्स अगर कर देंगे तो वहां पर भी क्या समझ में आता है, तो इनवर्स में जो इसका x, यहां पर जो ये x है, इस x का मान हमेशा ही -1 से +1 के बीच में ही चलने वाला है। ठीक है, इससे बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड ये डिफाइन ही नहीं है, साइन और कॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने में ही है जहां कहीं भी। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, तो ये कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड अगर हम बात करें कॉट इनवर्स x की, तो कॉट इनवर्स x -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसी तरीके से और हम डिस्कस कर लें डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x, तो 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यहां पर ध्यान में रहे कि भाई ये x जो है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से कॉसेक की बात करेंगे तो इसमें माइनस साइन पकड़ा दीजिए, बस -1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यहां पर भी x का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कैसा होता है, 0 होता है। जहां c क्या है भाई, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, सपोज यहां 2/dx, तो यहां x तो है नहीं, अगर x नहीं है तो क्या करेंगे, 2 × x की पावर 2 × 1 लिख लीजिए अपॉन dx। इसको कैसा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d2 × x की पावर 0 अपॉन में dx। तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये dx की पावर 0 के लिए क्या होता है, तो 0 × x की पावर 0 - 1, 0 मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो 0 हो गया ना। किसी भी कांस्टेंट टर्म में अगर यहां कुछ भी फंक्शन नहीं है तो इसकी पावर 0 लिख करके बना लेते हैं, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, जब कॉम्बिनेशन हो, मतलब जब संयुक्त फलन हो, यानी दो फलन उसके साथ में, या फिर ऐसी मैं बोलना चाहूं कि भाई अभी जब दो फलन आ रही है उसकी जगह पे एक फलन और एक कांस्टेंट हो, है ना। कई कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जैसे एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन रहा है
कि जब संयुक्त अवकलन निकालना है हमें, तब हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म हो और उसके साथ में एक हमारे पास फंक्शन हो, एक फलन हो, या फिर एक फलन हो और उसके साथ में एक और फलन हो, जैसे एफ ऑफ एक्स हो इनटू एफ ऑफ वाई हो, और इसका हमको निकालना हो क्या भाई, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन सपोज ये dx के रिस्पेक्ट में निकालना है, जहां पर x और y दोनों ही दिख रहे हैं। कुछ यूं कहना चाहूं तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दूं तो ऐसा मैं लिख सकता हूं एफ एक्स वाई अपॉन dx। कांस्टेंट इनटू फंक्शन की जब बात करेंगे तो सपोज यहां पर मैंने लिख दिया 3 ऑफ x, एक कांस्टेंट है और एक कोई फंक्शन आ गया। हो सकता है यहां पर यह फंक्शन एक्स स्क्वायर हो जाए, हो सकता है क्यूब हो जाए, -1 हो जाए, बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन केसेस में क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में समझते हैं। पहले हम समझते हैं कांस्टेंट के साथ में फंक्शन को, फिर हम समझेंगे दो फंक्शंस एक साथ में। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह है हमारा संयुक्त फलनों के अवकलज, है ना, जब कंबाइंड होंगे, पेयर्ड होंगे, जब दो लोग हो, दो दो फंक्शन आ गए भाई। अब दोनों फंक्शंस को कैसे करें, तो पहले कांस्टेंट की बात करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट y कैसे चलेगा, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया जाता है। कब, जब वो मल्टीप्लिकेशन में हो। अभी जस्ट हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। क्यों, क्योंकि यहां पर x की फंक्शन कुछ भी नहीं है, x का पावर ऊपर 0 है। किंतु हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां पर जैसे एक नंबर दिया है, जरा इसको सॉल्व ही कर लें, तो dy अपॉन हमें लिखना है dx, जहां पर मुझे ये दिख रहा है ये जो फंक्शन है ये अल्टीमेटली क्या y है। अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स, ये हो जाता है कितना 2 इंटू एक्स टू दी पावर n, इसी को y कहते हैं। अब मुझे इस y की जगह पर रखना है 2x टू दी पावर n अपॉन dx। नाउ अगर हम करेंगे तो कांस्टेंट को कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर बचा हुआ पार्ट हो गया dx टू द पावर n अपॉन dx। अब क्या करें, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर को नीचे उतारिए और इसमें से पावर में से एक को माइनस कर दीजिए। डिफरेंशिएशन तो ही कहता है। तो अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2nx की पावर n-1, चूंकि यहां पर पावर में n दिया था। सिमिलरली जो हमने अभी एग्जाम्पल एक कंसीडर किया था, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम बात कर लें तो हमें पता है कि होता कितना है भाई, 3x²। इसके लिए अगर मैं लिखूं तो dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू d 3x² अपॉन dx। नाउ 3 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 3x² अपॉन dx। यहां पर 3 एज इट इज, ये 2 नीचे उतर आएगा, तो क्या बचा 3 इंटू 2 x की पावर 2 - 1 दैट इज 6x। मतलब ये एक जनरल फॉर्म के लिए हमने बात करी, एक हमने यहां पे कांस्टेंट को लेकर के बात कर लिया, तो हमें समझ में आ गया कि करना क्या होता है जब डिफरेंशिएशन किसका हो, संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से कौन से, एक कांस्टेंट और उसके साथ में एक हमारा फलन है, फंक्शन है। तो फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे। ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई अकेला जब कांस्टेंट था सिर्फ, तो ये तो 0 हो गया था, लेकिन इसके साथ में अगर कोई फंक्शन आ जाएगा तो वो फंक्शन अपनी वैल्यू लेकर के आएगा। इसके 0 होने की कंडीशन हमें पता है कि इस चीज को हमने लिख लिया था कि ये लिखा हुआ है c इंटू एक्स की पावर 0 अपॉन dx। तो इस केस में तो ये 0 आएगी, है ना, क्योंकि पावर नीचे उतरता है, पावर 0 नीचे उतरेगा तो ये सबको 0 कर देगा। ठीक, चलिए आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं, हम जरा इसके सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास कई सारे फंक्शंस गिवन हो, और किस तरीके से गिवन हो भाई, प्लस माइनस में। जैसे यहां पर दिख रहा होगा फॉर्म d अपॉन dx u प्लस माइनस ऑफ v प्लस माइनस ऑफ w प्लस माइनस ऑफ डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। फर्दर अगर यहां पर बात करें तो क्या दिया भाई, तो ये दिया du अपॉन dx, क्या होगा, जो प्लस माइनस आया तो एज इट इज dv अपॉन dx प्लस माइनस dw अपॉन dx। ठीक है, ये सिमिलरली चलता चला जाएगा। जैसे यहां पर एक फंक्शन दिया है, मैं और एक सिंपलेस्ट फंक्शन की बात करूं, सपोज मेरे पास है 3x² प्लस 2x
प्लस 4x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर। ऐसा अगर हमारे पास एक नंबर है तो इस नंबर को हमें करना है डिफरेंशिएट d अपॉन dx, और ये पूरा। अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करें? तो नथिंग, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सबको बांट देना अलग अलग। तो बांट देते हैं भाई, ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन dx प्लस ये, अब इसको बांट देंगे। जैसे एक नॉर्मली हम क्या कहते थे, एक वेरिएबल होता था उसका गुणा करते थे सबके साथ अलग अलग, वैसे ही इसका गुणा कर दे रहे हैं हम सबके साथ, ऐसा मान लीजिए। तो हमने अगला क्या किया, इसके साथ रखेंगे तो क्या बनेगा d ट्वाइस ऑफ d2x अपॉन dx प्लस इसको इसके साथ भेज देंगे तो d4x क्यूब अपॉन dx माइनस इसको उसके साथ भेज दिया, क्या बनेगा भाई, तो माइनस 7x स्क्वायर अपॉन dx। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा, अगर इसको सॉल्व कर लूं तो अब तो बहुत ही तेजी में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या करना है, 3 वहीं रहेगा, पावर नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस इसको करूंगा तो 2x 2 इंटू 1 कर देता हूं मैं, जस्ट बिकॉज कि x का पावर तो आएगा ना, तो x की पावर यहां पर कितना 1 है, तो 1 आ गया, x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 माइनस जो माइनस साइन है वो है 7 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। नाउ कैन वी रिटर्न अस, भैया डिफरेंशिएशन होने के बाद कि कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो ये 1 बचा। तो मतलब लिखूं या नहीं लिखूं, तो मैं नहीं लिखता हूं। 2 इंटू 1 दैट इज 2, एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज ये पूरा कितना हो जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी हो गया ये कितना 2.1, मतलब 2.1 का 2x की पावर 0, यानी ये खत्म। 4 3 जा 12, x की पावर कितना बचेगा भाई, तो 2, ऐसे माइनस 7 2 जा 14x। सिंपल, ये हो गया भाई डिफरेंशिएशन। कैसे, जब इसमें कई सारे प्लस माइनस में दिए हैं तब। अब इसी प्रकार से जैसे कि हमने अभी फॉर्मूले में देखा था कि इसको कॉस को और साइन को, उसको यूज करके एक बार आप चाहें तो इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आई होप आपने कर लिया होगा, मैं इसको ट्राई करता हूं। आइए देखते हैं क्या बनेगा। ये y तो dy अपॉन dx होना क्या है, तो d ये पूरा फंक्शन cos x प्लस साइन 2x अपॉन dx। क्या करेंगे इसको, तो यहां से मुझे मिल जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कि यहां पे d cos ऑफ x अपॉन dx प्लस d अपॉन dx ऑफ साइन 2x। देन अब क्या करें, cos का कितना होता है भाई, तो साइन का cos होता है, लेकिन cos का माइनस ऑफ साइन होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। सिमिलरली यहां पर मैं डालूं प्लस साइन 2x का कितना हो जाएगा, तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पूरे साइन का हुआ, ये साइन का हुआ। अभी ये तो बचा है, ये यहां पे 2x तो बचा है। आपके दिमाग में आएगा तो cos में ये x भी तो था, इसका तो आपने कुछ नहीं किया, मैंने किया ना, x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर मुझे पता है कि जो भी इसके मल्टीप्लीकेशन में होता है, किसके, वेरिएबल के। कौन है वेरिएबल, ये x। ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में। तो x के साथ में गुणा में कौन है 2, तो ये 2 क्या होगा, गुणा में है तो गुणा में ही रहेगा। अभी किया ना, कांस्टेंट के साथ में जब हमारे पास फंक्शन होगा तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाता है। तो ये 2 का इसके साथ में क्या कर दूं, इसके साथ में 2 का गुणा कर देता। तो फाइनली रिजल्ट इज 2 cos 2x माइनस साइन x। ये माइनस वाले को बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, 2 cos 2x माइनस साइन x। ये 2 एक्स्ट्रा क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो ये नंबर दिखता है, यहां पर ये जो नंबर दिखता है, इसके साथ में हमेशा ही मल्टीप्लीकेशन में जाएगा कौन, जो ये फंक्शन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। ठीक है, जो भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो इसके साथ आएगा ही आएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। चलिए, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले पोजीशन पे। आगे देखते हैं हम जरा कि अगर यही चीज दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, जैसा हमने भी कहा ना कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन होगा, ये दोनों फंक्शंस हैं हमारी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं,
सबसे पहले फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और दोनों ही फंक्शन ये ध्यान में रहे कि होना किसके टर्म्स में चाहिए भाई, जो भी यहां डेफिनेशन चल रही है, यहां डेफिनेशन में क्या चल रहा है, एक्स, तो ये फंक्शन भी किस में होना चाहिए, एक्स में, मतलब u और v जो होने चाहिए वो x में ही होने चाहिए, तभी इस तरीके के नियम लागू होंगे। जैसे यहां पर हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, फॉर्म है x साइन एक्स। यहां दो फंक्शन है, कौन से दो फंक्शन, एक x है, एक ये x है, इसको मैं कह लेता हूं दिस इज u, और ये जो है ये हो गया मेरा v। तो डिफरेंशिएशन कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx किसका निकालना है भाई, हमें निकालना है uv का, dy बाई dx किसका, uv का। तो uv का dy बाई dx निकालते समय हमें सिंपली क्या करना होगा, u को बाहर रखते हैं, अंदर लिखेंगे तो dv अपॉन dx, प्लस v को बाहर रखेंगे, अंदर लिखेंगे तो du अपॉन में dx। अब इसके अकॉर्डिंगली जमाएं अगर हम, तो हमारे पास में u कौन है भाई, तो x, तो ये कैसा हो जाएगा, x d साइन x अपॉन dx, प्लस v कौन है, v है साइन x, du की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx। सिंपल, x को एज इट इज, साइन x का क्या मिल जाएगा हमें, तो साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस साइन x एज इट इज है, और यहां पे dx इटसेल्फ कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1। तो ये अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया x cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x। ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया किसका, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो सबसे पहले फंक्शन को कांस्टेंट माना, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को कांस्टेंट माना, पहले को डिफरेंस किया, और बीच में साइन प्लस का आएगा, जो चिन्ह आएगा वो किसका आना चाहिए, तो वो प्लस का आएगा। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी ले लिया इसके जरिए, हमने इसको भी समझ लिया। चलिए, आप इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स और कवर कर सकते हैं, एंड हमारे पास जब ये फिजिक्स में आ रहे होंगे तब तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूले के साथ में एक एक एग्जांपल्स भी शो करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इनको अप्लाई कैसे करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार से अब एक ऐसा फंक्शन आ गया जहां पर u और y दोनों डिविजिबल, मतलब मल्टीप्लीकेशन में था इसके पहले, अब ये डिवाइड हो रहा है। जैसे यहां पे क्या फंक्शन है भाई, तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, और e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम e टू द पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x ex ही होता है। खैर, हम आते हैं हमारे फॉर्म पे, तो फॉर्म कहता है हमारा कि जो v है उसको कांस्टेंट मानिए, और पहले u को डिफरेंशिएट कीजिए, बीच में एक नेगेटिव साइन। अभी हमारा पॉजिटिव आया था पिछले में, कब, जब मल्टीप्लिकेशन में था, जब डिवीजन में है तो बीच में नेगेटिव, u dv बाई dx, और जो नीचे v आया उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, क्या, v और u सबसे पहले डिसाइड कर लेता हूं। तो मुझे पता है कि ये होता है u अपॉन v, u अपॉन v की जो मान है वो है ex अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। नाउ u जो है वो है e टू द पावर x, और v जो है वो है e टू द पावर x प्लस 1। ये दो फॉर्म्स है, एक u इक्वल्स टू e टू द पावर x, v e टू द पावर x प्लस 1। फॉर्म कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v लेना है, u और v दोनों है क्या, तो ये दोनों x के फंक्शन है, तो मुझे करना है सबसे फर्स्ट कि u को, तो v को कांस्टेंट रखना है, du को पहले डिफरेंशिएट करना है। तो v कौन है, v है ये e टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी ई टू द पावर x अपॉन dx, v du अपॉन dx, v du अपॉन dx माइनस u को कांस्टेंट, तो u कितना हो गया, e टू द पावर x। अब क्या करना है, तो dv बाई dx, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन dx होल अपॉन v स्क्वायर, दैट मीन्स e टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ
हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो e टू द पावर x प्लस 1, ये जो पहला जो टर्म है ये तो सेम टू सेम रह गया क्योंकि कांस्टेंट चल रहा था, इनटू e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx जो होता है ये होता है e टू द पावर x, कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होके आता। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे? e टू द पावर x प्लस 1 इनटू ये सिमिलरली e टू द पावर x, माइनस का साइन था ये माइनस एज इट इज, e टू द पावर x, ये e टू द पावर x तो रहेगा। अब हम इसकी अंदर में बात करें तो इसका अंदर में बात करेंगे तो ये हो क्या जाएगा? तो डिफरेंशिएशन इन दोनों को बट जाएगा, तो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन dx प्लस यही डिफरेंशिएशन 1 के साथ में भी जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन dx होल अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? तो e टू द पावर x का अंदर में मल्टीप्लाई कर दे तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर 2x। पावर्स बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं। अगर कहीं पर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो ये a टू द पावर m प्लस n हो जाते हैं। सिमिलरली e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x अगर मैं करूंगा तो e टू द पावर मैं लिख लूंगा ट्वाइस ऑफ x। यहां पे मुझे ये चीज दिख रहा है। चलिए मैं एक स्टेप और ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई, तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, तो बाहर ऐसे ही है ही, अंदर बचेगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, इस फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है 0 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। ना e टू द पावर x इंटू ये इंटू है, इंटू e टू द पावर x, दैट मीन्स e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो e टू द पावर 2x, ये तो पूरा खत्म ही हो गया। अपॉन में बचा e टू द पावर x प्लस 1। नाउ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बचा भाई? e टू द पावर 2x से e टू द पावर 2x खत्म, बचा क्या? तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। ये हमारा फाइनल dy अपॉन dx आ गया, ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन मिल गया। ये जो हमारा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 मुझे मिल गया। अब आप कहेंगे इसमें तो डिफरेंशिएट कुछ हुआ ही नहीं, वो तो मुझे सेम दिखने लग गया। तो भाई एक छोटी सी बात ध्यान रख के चले, यहां पे ये डिफरेंशिएट हो चुका है। क्या मिला है भाई? तो ये स्क्वायर टर्म चली आ रही है नीचे, ये जो नॉर्मली दिख रहा था e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 वो बदल चुके e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको यह भी समझ में आया कि जब कभी भी अगर दो फंक्शंस का डिवीजन हो, ये दो फंक्शंस कैसे है? डिवीजन में, तो हमने क्या किया? तो जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था, जो हर में फंक्शन था, उसको रखा, अंश को सबसे पहले किया, न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर में जो है, जो हर में है, उसको डिफरेंशिएट किया, अपॉन नीचे जो हर में है उसका स्क्वायरिंग कर दिया, v स्क्वायर कर दिया। तो हमें यह पूरा रिलेशनशिप मिला और हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करके भी देख लिया। एक और छोटी सी बात मैं बताते चलूं, तो भाई आप इसको बिल्कुल आराम से ट्राई कीजिए, ये पूरा बनेगा। इस पूरे एग्जांपल्स के पीछे एक छोटा सा मकसद और है कि मैं सभी वेराइटीज आपके लिए कवर कर दूं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना आए। ठीक है, चाहते तो बहुत ही सिंपल सिंपल से और भी यहां पर अवेलेबल है हमारे पास में डेरिवेशंस जो कि आपको मिल जाए, तो शायद आपको 3 या 4 स्टेप में सॉल्व हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें आपके सामने से होकर के गुजरना बहुत जरूरी है। भले ऐसा हो कि आपको ये पूरा याद ना रहे, क्योंकि याद रखना नहीं है ना, हमें ये प्रोसेस सीखना है और प्रोसेस में कैसे कैसे फंक्शंस आएंगे उन सब के बारे में। इसलिए कुछ इस तरीके के आपके लिए एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं जहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट, कोई परेशानी ना रह जाए, हर तरीके का फंक्शन कवर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप 3-4 बातें सीख चुके। एक आपने अभी कांस्टेंट टर्म के साथ में देखा कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, हमने फिर देखा दोनों ही वेरिएबल्स, फिर हमने देखा वेरिएबल्स ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हैं तब, और फिर हमने देखा कि अगर हमारे वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तब कैसा चलेगा। अब हम बात करते हैं अगर कहीं पे
सीरीज में चल रहा हूं, मतलब एक श्रृंखला के रूप में चल रही हूं। कैसे भाई श्रृंखला के रूप में? तो श्रृंखला के रूप में चलने का मतलब यह होता है, हम पहले इसको करेंगे, इसके बाद सीखेंगे कि ये फॉर्म क्या कह रहा है। यहां पे हमें निकालना साइन यू, मतलब y इक्वल्स टू गिवन हो गया भाई साइन यू, और हमसे कहा जा रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब मुझे तो पता है ना कि ये x का फंक्शन है ही नहीं, ये जो फंक्शन दिख रहा है ये f ऑफ u है, f ऑफ x तो दिख ही नहीं रहा। f ऑफ x होता तो ये होता y इक्वल्स टू साइन x, दिस इज f ऑफ x, ये हमारा f ऑफ x है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना था। डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx करता, मुझे साइन x का पता है क्या बनता है, cos x। हम जो टेबल अभी जस्ट सीखे हैं उस टेबल से हमें पता है साइन का cos होता है, डिफरेंशिएशन सिंपली cos x हो जाएगा। लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि ये है u में, और कह रहे हैं चेंज किस में कीजिए, x के रिस्पेक्ट में। हमने जब इसको इनिशिएट किया तब हमने क्या सीखा कि भाई हमारे पास एक स्टोर कीपर है और अंदर गोडाउन में बहुत सारे फल आपने अपनी टोकरी में रखी हुई है। अब हमसे कह रहे हैं कि भाई बनाना की टोकरी थी अंदर, है ना, एप्पल की टोकरी थी अंदर। हमसे ऐसा कहा जा रहा है कि भैया मैं लाया ड्रैगन फ्रूट, अब ड्रैगन फ्रूट के रेट में चेंज करके बता दीजिए। भाई उसमें अंदर रखा ही नहीं ना ड्रैगन फ्रूट, है ना, इतना महंगा वाला फ्रूट्स रखा ही नहीं है, सब सस्ते सस्ते रखे थे हमने। तो वो कह रहे नहीं भैया हमको तो ड्रैगन फ्रूट में चेंज चाहिए। तो भाई हम ड्रैगन फ्रूट में चेंज कहां से लाए, कहां से आएगा ड्रैगन फ्रूट, है ही नहीं ना हमारे गोडाउन में। ठीक है, तो हमारे गोडाउन में अगर ये चीज नहीं है तो क्या करूं मैं? तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं एक टोकरी और देख लेते। कैसे देख लें? तो हमने उसी में से देखा कोई खाली वाली टोकरी है क्या, कोई खाली टोकरी है तो उसके जरिए अरेंज कर लेते। अगर आप भूल रहे हो तो मैं अगेन दिला दूं याद कि हमने एक टोकरी रखी थी, इसमें एप्पल, इसके अंदर बनाना, इसके अंदर हम रख लेते हैं मैंगोज, इसके अंदर रख लेते हैं ऑरेंज। अब मैं एप्पल, बनाना, मैंगोज इन सब में आएगा तो यहां पे हमारे पास में एक स्टोर कीपर बैठे थे बंधु, ये इनको मैं कुछ कहूंगा वो चेंजेस करके दे देंगे, लेकिन इसमें है ही नहीं और हमारे सामने आ चुका है क्या, ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट है ड्रैगन, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, उसका एडजस्ट कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे? तो यहां ये कह रहे हैं कि dy अपॉन dx लिखना है, चलेगा। तो ये dy बाय dx ही लिखता हूं मैं, सी dy अपॉन dx। कैन वी मल्टीप्लाई du अपॉन du? आई थिंक इट इज 1। du अपॉन du करें मतलब इसका क्या करें, एक का गुणा करें। तो ये du अपॉन du अगर लिख रहा हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अभी क्या किया, अभी सिंपली एक इसके साथ बांट दिया, एक इसके साथ बांट दिया, इन दोनों के साथ बांट दिया। अब समझ में आया कि अब इस y को du के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे अगर ये काम करना होगा? तो मैं इसको लिखूं अगर dy अपॉन dx ऑफ साइन u को, तो साइन u को लिखने के पीछे सिंपली मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इसके लिए लिखना होगा क्या, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो मैं लिखता हूं d साइन u अपॉन du इंटू साइड में चल रहा है du अपॉन dx। अब क्या करना है, तो मुझे पता है कि साइन का कॉस होता है, तो चलिए मैं लिख लेता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस u। तो साइन का तो हो गया कॉस u, लेकिन साथ में ये du अपॉन dx तो चलेगा। du अपॉन dx कहीं नहीं जाएगा, u का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाया हूं मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर किसका कर पाया हूं, तो मैं यहां पे कर पाया हूं ये साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, ये होता है कॉस, ये मुझे पता है। अब अगर किसी कंडीशन में यहां a है तो ये a है, अगले किसी कंडीशन में ये a ना होकर के यहां पर b है तो ये b है, अगले किसी कंडीशन में u है तो यहां पर भी क्या चलेगा, u चलेगा। लेकिन उसके सभी के कंडीशन में a b c u, ये नीचे वाला टर्म बदलना चाहिए। ये नीचे वाला टर्म कैसा, अभी अगर u लिखा है तो ये d साइन अपन du, अगर जैसे यहां पर मैंने लिखा था क्या a और इधर a, तो यहां पर d a होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे भाई, नहीं है तो मुझे यही काम करना होगा कि du और du का साइड में, मतलब उस फंक्शन का अलग से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है कि भाई सिंपली अगर मैं ऐसा लिखा, मैं एक लाइन में करके दूं अगर इसको
dy अपॉन dx, तो मैं एक लाइन में सिंपली करता हूं, तो ये d sin u अपॉन dx। तो मैं पहले साइन फंक्शन के पास गया, तो साइन ने कहा कि ये तो cos u बन जाएगा, चलेगा, लेकिन फिर किसका करना पड़ेगा, u का, तो u का किया तो du अपॉन dx बच गया। जैसे अगर ध्यान में हो, अभी हमने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन dx। जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो साइन का तो cos 2x हो गया, साइन 2x का cos 2x हो गया, चलेगा। लेकिन फिर मैं इस 2x के पास गया, किसके पास आए भाई, इस 2x के पास आए, तो 2x का क्या होगा, तो 2 x का 1 हो जाएगा और इसका 2, मतलब यहां पे अलग से मैंने क्या किया, मैंने फिर यहां पे किया d2x अपॉन dx। अल्टीमेटली ये cos 2x इंटू d2x को किया था तो 2 तो बाहर आ गया, और dx अपॉन dx की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1, दैट मीन्स इंटू 2, एंगल में नहीं, पूरे फंक्शन में 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो सिमिलरली यहां पर भी कर रहा हूं, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा du अपॉन dx ऑफ cos u। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि उसमें ड्रैगन फ्रूट की टोकरी नहीं थी, तो हमने ड्रैगन फ्रूट तो रख दी, लेकिन उसकी अलग से एड्रेस बताई, कहां रखी, किससे टोकरी लेके रखी, तो मैंने कहा भैया ये x वाले के साथ में इसकी टोकरी लेकर के मैंने रख दी। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई ड्रैगन फ्रूट आया तो मैंने देखा कि भैया ये मैंगो वाले में थोड़ी सी जगह खाली है, तो मैं इसके साथ लेकर रख दिया, तो डिफरेंशिएट तो कर दिया, टोकरी तो दे दी, लेकिन उसमें बताऊंगा मैं कि किसके साथ में रख दिया, m वाले के साथ में। तो ऐसे यहां पर मैं अलग से बताते चलूंगा कि भाई du अपॉन dx, इस u को मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, सिर्फ साइन फंक्शन का कॉस कर दिया। देन अब समझ में आएगा कि भाई ये क्या क्या है, dy अपॉन dx निकालना है, और फंक्शन किस में चल रहा है, एक नए टर्म में, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि dy अपॉन du अपॉन dx, क्योंकि ये परफेक्टली dy अपॉन dx ही है, इंटू du अपॉन du है, दैट मीन्स अगर लिखूं तो dy अपॉन dx इंटू 1, दैट इज dy अपॉन dx। कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, 1 का गुणा करने से कब फर्क पड़ता है। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे और हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे की तरफ, और हम देखते हैं जरा कि कुछ क्वेश्चंस करके कैसे कैसे ये डिफरेंशिएशंस अप्लाई होंगे, कैसे इन डिफरेंशिएशंस को हम करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है जो ये कह रहा है कि भाई f ऑफ x x टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो f ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, मतलब क्या अवकलन होगा इसका, डिफरेंशिएट कीजिए। आई होप अब तक आपको पूरा समझ में आ चुका है, तो आप पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, एंड देन हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। एंड अगर आपका बन जाए तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी जरूर कीजिए, हमें भी तो पता चले कि आप कितना कवर अप कर पा रहे, ठीक है। तो देखिए, आप ट्राई कर रहे होंगे, आप पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं इसको ट्राई कर लेता हूं और जरा आंसर्स को मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है क्या भाई, f ऑफ x x टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं अगर यहां पे डिफरेंशिएशन लिखना चाहता हूं तो ये f ऑफ x, इसी को तो y कहते हैं। डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में, x के रेस्पेक्ट में, x। तो dy अपॉन dx दैट इज कॉल्ड df ऑफ x अपॉन dx। ये दोनों सेम बात है जो मैं लिख रहा हूं। तो बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा d अपॉन dx, अंदर ये पूरा x टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको जब मैं सॉल्व करूं तो मैं कैसा लिख सकता हूं, dx टू द पावर 5 अपॉन dx माइनस d3x क्यूब अपॉन dx प्लस d2x स्क्वायर अपॉन dx प्लस d1 अपॉन dx। यही अल्टीमेटली बनेगा, क्योंकि जब ऐसे प्लस में माइनस में चीजें होती है तो डिफरेंशिएशन सबको बांट दीजिए, ऐसा जैसे कि ब्रैकेट के बाहर कोई फंक्शन है जिसका गुणा करना हो, कोई वेरिएबल है जिसका गुणा करना हो। तो देखिए, पावर नीचे उतरती है और 1 से रिड्यूस हो जाती है, माइनस पावर, ये 3 तो बाहर आ जाएगा और पावर 3 की नीचे उतरेगी और ये पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां करूंगा तो ये 2 पहले से ये बरकरार है, ये 2 ऊपर से उतरेगा, तो 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का तो 0 हो जाता है। ये हमने एक्सक्लूसिवली फॉर्मूले में जाकर के सीखा भी है, ठीक है।
आइए तो अब हम यहां पे बात करते हैं कितना हो जाएगा, तो ये 5x की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9x की पावर 2 प्लस 2 2 जा 4x, ये खत्म हो गया। ये हो गया मेरा df ऑफ x अपॉन dx। ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, आसान है। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो पता है ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में हमको इसको करके तो बहुत कम जगह ही दिखाना होगा, दो एक स्टेप में ही सॉल्व करना होगा हर बार। तो मैं तो सीधे लिखूंगा, जरा देखिए एक बार कोशिश कीजिए, आपको बनेगा। जो पावर है उसको लिखिए और पावर को एक से कम कर दीजिए। मैंने लिख दिया x टू द पावर 5 को, 5x की पावर 4, पावर नीचे उतारा और एक से कम किया। अगला देखिए, अगला ये क्या, 3 यहां था, 3 यहां से आएगा, 9x पावर को कम कर दीजिए 2, यहां पे प्लस 2 था, एक 2 आ रहा है, मतलब क्या 4x की पावर 2 था, 1 हो गया, खत्म। अगला टर्म 0, एक लाइन में आंसर। क्योंकि बाकी के ये जो काम किए ना, ये सब हम अपने दिमाग में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर को नीचे उतारिए और पावर को एक से कम कीजिए। पावर को नीचे उतारा और इसको एक से कम किया, ये पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, यहां पर पावर को नीचे उतारा तो पता लगा एक फैक्टर पहले ही था, तो इसके साथ गुणा कर देता हूं मैं, तो 9x स्क्वायर हो गया। और यहां पे कह रहे भैया ये 2, इसको नीचे उतारा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया 4x। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे, अपने आंसर्स को मैच करेंगे, क्योंकि हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल्स की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और मिल गया हमें, जहां पर हमसे कहा जा रहा है कि f ऑफ x log ax प्लस b का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, that means differentiation of f of x upon dx, that is d log a d log ax plus b अपॉन dx, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब कैसे सॉल्व होगा ये, तो हमें एक बात पता है, क्या, तो d ऑफ dx ऑफ log ऑफ x, मतलब log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन log x। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये जो देखिए मैंने ये जो डिफरेंशिएशन किया किसका किया, ये log का हुआ, इस x का नहीं हुआ अभी, तो इस x को ऐसे छोड़ेंगे तो dx अपॉन dx, दैट इज अल्टीमेटली 1 अपॉन log x, क्योंकि dx अपॉन dx 1 हो गया। जैसे अभी cos 2x में किया और cos x में किया, cos x में मैंने सीधे सीधे कह दिया माइनस साइन x, लेकिन cos 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन x, x के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो चलेगा। यहां पर भी सेम देखिए, तो यहां पर मैंने पहले किसका करना है, log का, तो log के लिए क्या कहते हैं भाई, तो log के लिए कहते हैं 1 अपॉन ax प्लस b, ये तो हो गई बात खत्म, ये log हुआ, इनटू अब डिफरेंशिएशन करना है ax का, अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, b का, तो यहां पर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ ax अपॉन dx, ऐसा लगा लेता हूं, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन dx। नाउ यहां पर अगर हम बात करें a और b, तो a और b जनरली यूज की जाती है कांस्टेंट टर्म के लिए। अगर वो x नहीं, x के सापेक्ष x का फैक्टर नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ ax प्लस b इंटू, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो हमें पता है a कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन होना है, तो a हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है 0, जैसे ये लिखा वैसे लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म कौन है, b है, तो ये 0। कैसे, मुझे कैसे पता लग रहा है कि भैया ये कांस्टेंट है, वेरिएबल भी तो हो सकता है, तो मुझे इससे पता लग रहा है ना, यहां पे फंक्शन x का है, ऊपर c लिखा है, यहां पे फंक्शन x का है, ऊपर b लिखा है, ऊपर x है ही कहां, नहीं है, तो वो कांस्टेंट है। तो सिंपल ये बन गया मेरा a अपॉन log ऑफ ax प्लस b। आसान है, हमने देखिए e टू द पावर x के लिए भी देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी देखा, हमने एक एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए भी देखा, अभी हम किसके लिए देख रहे हैं भाई, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, जो मैंने आपके साथ में कमिटमेंट किया था कि भाई हर एक वेराइटी को मैं कवर कर दूंगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट ना हो। तो ये वेराइटीज पूरे कवर करते चलो, लगभग सारी टर्म्स यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है,
चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हम जरा स्क्वायरिंग्स के लिए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन ये देख के यहां पे समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है भाई। तो डबल डिफरेंशिएशन से घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिंपली अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से बातें हो रही हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको इसी तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये होता क्या अल्टीमेटली, तो इसका मतलब है कि d अपॉन dx किसका, तो जो ऑलरेडी एक बार dy बाय dx हो चुका होगा उसका। इसका सीधा मतलब है एक बार जो डिफरेंशिएशन हो चुका उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा, इसको कहते क्या है, तो जरा मैं इधर में और लिख लूं, अगर कहीं पे d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह पे मिल जाए f डबल डैश x, ये डबल डैश का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। या अगर ऐसा मिले dy अपॉन dx तो इसको लिखते हैं f डैश x, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मैक्सिमम पावर 2 है मतलब सेकंड ऑर्डर, इसका मैक्सिमम पावर 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, करेंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम क्या है, मुझे अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर की बात करनी है तो मुझे सबसे पहले तो dy बाय dx की बात करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं dy अपॉन dx, या यूं कहूं तो f ऑफ f डैश x। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये मुझे पता है dy की जगह ये सब कुछ आ जाएगा x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 dx। डिफरेंशिएशन होता है कैसे, तो सबको बांट देंगे ये, तो dx क्यूब अपॉन dx माइनस dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस d8x अपॉन dx प्लस d5 अपॉन dx। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान में रखेंगे कि भाई आपको अब तक तो सीख चुके ना, तो आपको अब बनने लग चुका होगा, ये तो डायरेक्टली भी कर सकते, बट स्टिल मैं एक बार और रिवाइज कराते चलो, इसलिए मैं पूरा ही कर रहा हूं। इसको क्या करेंगे भाई, तो पावर को नीचे उतार के 1 से कम कर देते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर। अब इतना तो डायरेक्ट चलेगा, 3 को नीचे उतारा, इस 3 में से 1 माइनस किया तो 3x स्क्वायर, माइनस 2 को नीचे उतारा 1 से कम किया तो 2x। यहां पे जो बचेगा वो 8, x की पावर कितनी बचेगी 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, और ये कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो मतलब मुझे जो मिल गया है f डैश x, या यूं कहूं dy अपॉन dx, वो मिल चुका है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्वेश्चन में तो मांगा गया था d2y अपॉन dx which is equals to d of dy upon dx upon dx। अच्छा, इसको अपॉन क्या पूरा ऐसा नहीं लिखते, ये d अपॉन dx, यहां पर dy बाय dx, ये कंप्लीट के लिए है ना, ये कंप्लीट के लिए, बस फंक्शन की जगह पे डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पर जो है df डैश x अपॉन dx निकालना। तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे अब तक करते हैं कि d अपॉन dx ऑफ, यहां पे कौन आएगा, फंक्शन ऑफ x या डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx, मतलब ये वाला पूरा, ये जो इसका रिजल्ट आया इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। कैसे होगा, तो इसको दो सब में बांट दूं मैं, तो 3x स्क्वायर dx माइनस d ट्वाइस ऑफ x dx प्लस d8 ऑफ dx। दैट इज, अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या मिलने वाला है, तो ये 2 नीचे उतरेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 6x, 3 2 जा 6x, माइनस यहां पे क्या बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा 2, और x की पावर 1 है तो खत्म हो जाएगा वो x, मतलब x की पावर 0 बचेगा, तो 2 प्लस 0, मतलब ये फाइनली बन गया प्लस 0 d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैं इसको यहां और लिख लूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल रिजल्ट इज 6x माइनस 2, दैट इज 6x माइनस 2। मतलब डबल डिफरेंशिएशन जिसको कह रहे हैं, जिसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते समय क्या किया है, तो यहां पर ये मुझे मिल गया भाई 6x माइनस 2 प्लस 0, तो वो खत्म हो गया 6x माइनस 2।
ये होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जहां कहीं भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे वहां पर हम इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, क्या है इसका फिजिकल मतलब? तो अगर मैं ऐसा कह लूं सिंपली कि अगर यही पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता और मैं उसे टाइम से डिवाइड कर देता, क्या कर देता भाई? तो मैं ऐसा कहता हूं कि मैं एक फंक्शन लेता हूं एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा 5t³ माइनस 2t²। अब मुझसे कहा गया कि भाई यहां मुझे चाहिए d2x अपॉन dt²। तो कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt का एक और बार डिफरेंशिएशन, यही होता। तो सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब f डैश निकालते हैं, मतलब मैं निकालता हूं dx अपॉन dt, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो ये 5 इंटू 3 t की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 t की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 5 से 3 बार में 15t² माइनस 4t, ये मिला dx बाई dt। अब अगर ध्यान में हो थोड़ा बहुत भी, तो भाई ये जो चीज लिखी है ये अल्टीमेटली लिखी है विस्थापन बटा में समय। ये क्या है? विस्थापन बटा में समय। और विस्थापन बटा में समय को क्या कहते हैं? वेग। तो ये अल्टीमेटली जो मैंने ये निकाला है, क्या निकाला है? ये निकाला मैंने वेग, यानी ये वेग है। अब मुझसे मांगा जा रहा है d2y अपॉन dx², दैट इज d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, विच इज d अपॉन dx। जो dy बाय dx है वो तो ये है ना। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं अपने टर्म्स को लिखूं तो क्या हो जाएगा? d2x अपॉन dt²। तो ये d अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा? dx अपॉन dt के। सेम है ना, y की जगह x आया है और dx की जगह t चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म था जो हमने अभी सीखा है। इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम जब बात करें तो क्या कर लूंगा मैं? तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए जो हमारा यहां चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? तो मुझे d अपॉन dt निकालना है, किसका? जो डिफरेंशिएशन यहां निकाल चुका है, dx अपॉन dt 15t² माइनस 4t। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, इसको दोनों जगहों पे डिफरेंशिएट करना है, तो d15t² अपॉन dt माइनस d4t अपॉन dt, दैट इज ये 15 से 2 बार में 30t माइनस 4। ये मिला मुझे d2x अपॉन dt², ये मिला मुझे d ऑफ dx अपॉन dt, या इसी चीज को मैं कह दूं कि ये d2 मतलब ये मिला मुझे त्वरण। कैसे त्वरण मिला? तो ये मैंने किया है वेग बटा में समय, या अल्टीमेटली एक और बार समय से विभाजित कर रहा हूं। ये इसको अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा विस्थापन बटा में समय स्क्वायर। ये अल्टीमेटली क्या लिखा गया है? विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर। ये नीचे टाइम स्क्वायर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है सिर्फ एक्स, मतलब एक्स मतलब ये क्या है? ये एक्स है, ये है विस्थापन, ये एक्स विस्थापन है और नीचे क्या हो गया? समय स्क्वायर। तो विस्थापन बटा स्क्वायर ऑफ समय जो होता है वो क्या होता है भाई? तो यही चीज होती है हमारी त्वरण, मतलब ये एक्सीलरेशन को डिनोट करेगा, ठीक है। मतलब समझ में आया? ये जो फॉर्म पढ़ रहे हैं ये फॉर्म हमें कहां यूज होने वाली है? तो ये फॉर्म हमारे फिजिक्स में यूज होगी, किसके टर्म में? तो अब से पहले आपने नॉर्मली वेग पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, हम भी वही वेग और वही त्वरण पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि वो वेग और त्वरण अब इक्वेशन के फॉर्म में चल रहे हैं, समीकरण के फॉर्म में चल रहे हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे? ये रहा आपके सामने एक एग्जांपल। इसलिए ही हम अपने फिजिक्स में ये पूरी बेसिक मैथ्स को पढ़ रहे हैं। इसीलिए हर बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, हमारे यहां मैथमेटिकल टूल कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी फिजिक्स इसके बिना अधूरी है, या यूं कहूं चालू ही नहीं होगी। आइए हम एक और बात समझते हैं, हम थोड़ा समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? अगर सपोज है कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ जैसे कि हमने साइन एक्स कॉस एक्स इन सबके ग्राफ्स देखे, उसी तरीके से आपको एक जिगजैग दिख रहा है। यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई है,
और ऐसे चली गई। अब मुझे इसमें इस कर्व में 2 पॉइंट निकालना है, पॉइंट ए और यहां पर जो दिख रहा है पॉइंट बी। ये 2 पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर हमको कहना है कि ये जो है, ये पॉइंट ए जो है ये मैक्सिमा है और ये बी पॉइंट है ये है हमारा मिनिमा। एक उच्चनिष्ठ है और एक निम्ननिष्ठ। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि ये दोनों ही उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ है? तो मुझे एक बात ध्यान में है कि dy/dx को, डिफरेंशिएशन को, इस अवकलन को कह क्या रहे हैं? तो इस अवकलन को हम कह रहे हैं कि ये है हमारा स्लोप, ये हमारा ढाल, ये हमारा दर। तो अगर कोई 2 लाइन ऐसी बिल्कुल पैरेलल दिख जाए, ये और ये, इसका मतलब ये दोनों लाइनों की जो ढाल है वो कैसी होगी? सेम होगी। 2 लाइनें पैरेलल, सिर्फ ऐसी नहीं, मान लीजिए ऐसी कहीं पे पैरेलल आती है, तो इसका मतलब है सीधे सीधे कि इन दोनों लाइनों का जो ढाल है वो कैसा भाई? ये दोनों लाइनों का ढाल सेम है, यहां जितना एंगल उतना एंगल यहां पे, तभी तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। सिर्फ ऐसा एंगल पे नहीं, अगर हमने बात कर ली कि हमारा ये y अक्ष और ये x अक्ष है, यहां पर 2 लाइनें मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का ढाल तो बराबर होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी कर्व में मैं ये चेक कर पाया कि ये dy/dx जो है, ठीक है, dy/dx ये जो स्लोप है, ये स्लोप कैसी आ रही है भाई? 0 आ रही है, मतलब कुछ भी ढाल नहीं आ रहा, यानी बिल्कुल ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके बिल्कुल पैरेलल है भाई, इसमें ढाल नहीं है ना। ढाल नहीं है का मतलब क्या? ये समानांतर है। किसके समानांतर है? हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, जो क्षैतिज अक्ष होता है, उसके समानांतर। अगर ये दोनों समानांतर हैं, 2 बिंदु अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों बिंदु हमारी समानांतर हैं, इसका मतलब यही है हमारी क्या? उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ को चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है जिसके जरिए हम चेक करेंगे, ठीक है। आइए जरा हम पहले बात करें। तो हम जो ऐसा कहते हैं कि चित्र में बिंदु ए पर वक्र का मान उच्चनिष्ठ है। ए पर कैसा है? उच्चनिष्ठ। और बी पर वक्र का मान कैसा है? निम्ननिष्ठ है, जिसके अभी हमने बात करी कि भाई ये जो है ऊपर, ये ऊपर जो है वो मैक्सिमा है, नीचे जो दिख रहा है वो मिनिमा है। इन बिंदुओं पर वक्र पर स्पर्श रेखाएं, मतलब जो बिंदु के रेखाएं हैं एक्स अक्ष के समांतर हैं, मतलब y = fx, ये दोनों एक्स अक्ष के समांतर है। तो उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो मैं ये बात करता हूं, जो स्लोप, जो ढाल होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। तो मतलब dy/dx कहीं पर निकालते हैं, अगर वो शून्य आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा कि वो दोनों ही पॉइंट, यानी वो दोनों ही स्लोप हमारी 0 है, यानी कि एक उच्चनिष्ठ और एक निम्ननिष्ठ। अब उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ के लिए हम बात कर लेते हैं शर्त की, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या कहता है भाई शर्त? तो शर्त ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें निकालना होगा dy/dx = 0, क्योंकि यहीं पर एक उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ मिलना है। अब यदि इसका मतलब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 से छोटी है, तो वो बिंदु उच्चनिष्ठ है। और अगर किसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ी है, तो मतलब वो बिंदु निम्ननिष्ठ है। मतलब अगर उच्चनिष्ठ है तो वो d2y/dx² जो होगा वो 0 से छोटा होगा। मतलब यहां पे बोलूं तो ये d2y कह लेता हूं, d2y/dx² जो है ये लेस देन होना चाहिए क्या? ये लेस देन होना चाहिए 0 से, छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये निम्ननिष्ठ है तो ये d2y/dx² जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव है तो ये कैसा है? ये निम्ननिष्ठ है। निम्ननिष्ठ है मतलब ये क्या है? ये मिनिमा है। और इसी ग्राफ के अगर मैक्सिमा चेक करनी है तो ये है, जहां पर ये दिख रहा है, ये कैसी है? ये नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये मैक्सिमा है। सिंपल। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हमने सीखा, ठीक है ना। चलिए तो हम एक काम करते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसी तरीके से काम होगा। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन, एक फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है भाई f(x) = 2x³ - 9x² + 100 के उच्चनिष्ठ और निम्ननिष्ठ बिंदु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको तो चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे भाई? तो ये कहते हैं कि पहले निकालिए आप f'(x),
विच इज कॉल्ड dy बाय अपॉन dx. तो d2x³ माइनस 9x² प्लस 100 dx कैसे निकालते हैं भाई? तो अब तक तो अब पूरा याद हो चुका क्या? 3 इंटू 2 6x². ये नीचे उतारिए, पावर को 1 से कम कीजिए तो 6x² माइनस 9 इंटू 2 18 x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 यानी x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0 मतलब ये मिल गया मुझे क्या? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 18x. अब निम्ननिष्ठ और उच्चनिष्ठ चेक करनी है किन बिंदुओं पर होगी, तो उसको चेक करने के लिए निम्ननिष्ठ तथा उच्चनिष्ठ हेतु क्या करेंगे भाई? तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि dy अपॉन dx को रख दीजिए आप 0. तो dy अपॉन dx अगर मैं यहां पे 0 रख देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो dy अपॉन dx देखिए 6x² माइनस 18x, ये नंबर एज इट इज 6x² माइनस 18x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, और यहां पे जब भी निकालेंगे हमें फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तो फैक्टर्स निकालने का तरीका यहां से क्या करूं? 6x को कॉमन कर देता हूं. क्या बचेगा यहां पे भाई? 6x कॉमन हो गया तो एक x बचा माइनस 3. करके देखिए 6x इंटू एक्स तो 6x² और 6x इंटू 3 तो 18x इज इक्वल्स टू 0. अब क्या कर दूं? तो ये जब फैक्टर्स निकालने होते हैं इन दोनों को 0 से कंपेयर कर दीजिए. यदि 6x इक्वल्स टू 0 हो तो x इक्वल्स टू मुझे 0 मिलेगा, एक फैक्टर ये मिल गया. दूसरा फैक्टर यदि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो तो x इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा. मतलब एक फैक्टर जो मिल गया वो मिल गया मुझे क्या? x इक्वल्स टू 3 का. अर्थात ऐसा समझ में आ रहा है x के लिए दो फैक्टर्स मिल गए. क्या क्या है भाई? तो एक है 0 और एक है 3. दो फैक्टर्स हैं, एक है 0 और एक है 3. अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि कहां निम्ननिष्ठ है और कहां उच्चनिष्ठ है. ये दो बिंदु हैं जहां पर ये पूरी जो ये इक्वेशन है इसका जो कर्व होगा, इस कर्व के ऊपर बनने वाला टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगा. पहली कंडीशन यही थी ना कि हमारा डिफरेंशिएशन कैसा हो जाना चाहिए भाई? 0. किन दो बिंदुओं पर 0 हुआ? तो एक हुआ हमारा 0 पर, एक 3 पर. अब चेक करना कौन निम्ननिष्ठ और कौन उच्चनिष्ठ. तो निम्ननिष्ठ और उच्चनिष्ठ चेक करने का तरीका तो क्या करें? तो सबसे पहले कहा गया था कि d2y अपॉन dx² निकालिए. अगर ये 0 से छोटा है तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा उच्चनिष्ठ, और ये 0 से बड़ा है तो निम्ननिष्ठ. तो d2y अपॉन dx² तो निकालूं. तो d2 अपॉन dx, अच्छा इसको हटाता हूं, d अपॉन dx लिखता हूं. क्या करूं मैं? तो dy अपॉन dx, ये तो है फॉर्म dy अपॉन dx. आइए इसको रखें तो क्या बनेगा मुझे भाई यहां से? तो d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx दैट इज 6x² माइनस 18x. ये रहा हमारा समीकरण. इसको नेमिंग कर देता हूं, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे. समीकरण 1 से, इस समीकरण से ये जो हमारा आया इससे 6x² माइनस 18x को रख दिया. अब डिफरेंशिएशन करूं मैं तो डिफरेंशिएशन में पता है पावर नीचे उतरती और पावर कम हो जाती. तो 6 इंटू 2 12x माइनस ये बचेगा सिर्फ 18. ये हो गया मेरा d2y अपॉन dx². इसकी वैल्यू आ गई 12x माइनस 18. अब क्या करना है? तो अब यहां पर मुझे चेक करना है फर्स्ट एट x इक्वल्स टू 0. जब x इक्वल्स टू 0 है तब इसको चेक कीजिए d2y अपॉन dx² को. तो क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 0 मतलब 12 इंटू 0 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 18. अब माइनस 18 जो दिख रहा है ये तो दिख रहा है कैसा? ये दिख रहा है लेस देन 0. मतलब एक बात समझ में आती है कि d2x अपॉन d2y अपॉन dx² अगर ये लेस देन हो जाए 0 के, इसका मतलब होता है कि यहां पर मुझे मिलने वाला है उच्चनिष्ठ. ये मैक्सिमा है.
और ठीक इसी प्रकार मैं सेकेंड कंडीशन बना लूं। सेकेंड कंडीशन में क्या करूंगा, तो मैं इसका सेकेंड कंडीशन बनाता हूं कि एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 पर यही वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर की क्या निकल के मिलेगी, तो 12 इंटू 3 माइनस 18 दैट इज 12 या 36 माइनस 18, मतलब क्या बचेगा 18। ये 18 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मुझे मिल गया कंडीशन क्या है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 मिला है तो यह है निम्ननिष्ठ, भी जब लेस देन 0 होगा तो उच्चनिष्ठ, और जब मुझे मिलेगा ग्रेटर देन 0 तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा निम्ननिष्ठ। तो मुझे पता चला कि x इक्वल्स टू 3, यहां पर मुझे क्या मिलने वाला, तो x इक्वल्स टू 3 पर मुझे मिल गया, यहां मुझे मिल गया मिनिमा, और 0 पर मिल गया मुझे मैक्सिमा। यानी ये जो कर्व है ये 0 पर मैक्सिमा देने वाला है और 3 पर जो देने वाला है वो मिनिमा देने वाला है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आई है। किसी कर्व में कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे वो भी समझ में आया। d2x अपॉन dt स्क्वायर जो हमने निकाला अभी, जिसके जरिए हमने समझा कि भाई हम वेग और त्वरण को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मतलब उसका फिजिकल मतलब भी समझ में आया, ग्राफिकल मतलब भी समझ में आया, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये बात भी समझ में आ गई। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने फर्दर रेफरेंस के लिए। एंड आई होप कि जो हमने कमिटमेंट लिया था कि हम कवर कर रहे हैं हमारे पूरे डिफरेंशिएशन को, हमने पूरा ही डिफरेंशिएशन में आने वाले कैलकुलेशंस को कवर अप कर लिया। कैलकुलेशन इसलिए ही तो सीखना जरूरी है क्योंकि जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा तो हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट पे होगा, कैलकुलेशन पे नहीं। तो इसी तरह आप बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करते हैं, आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, आप अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट यहां पर मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपके कोर्स कंटेंट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक किया आपकी क्लासेस ओपन होती है, क्लास को क्लिक करेंगे आपके सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं, आप अपने सब्जेक्ट पे जाइए, वॉच नाउ को क्लिक कीजिए, आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस, मतलब उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसका वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सब कुछ मिल जाता है। आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपका वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाता है जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगली वीडियो पर यहीं से जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज्ड वे में अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो अभी के लिए भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आने वाले हैं 11th क्लास से जुड़ी हुई सभी प्रकार के वीडियोस। और इसे कर दीजिए भाई अपने दोस्तों में शेयर, क्योंकि उन्हें भी बताना है कि कहां आता है हमारे 11th क्लास का फ्री कंटेंट। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री कंटेंट क्लास 7th to 12th के लिए, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और मूलभूत गणितीय उदाहरणों के साथ, कुछ और मैथमेटिकल टूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।